नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज की यदि हम क्लास की बात करें तो क्लास अपनी संगठन पर है। सामान्य प्रबंधन में महत्वपूर्ण टॉपिक है संगठन। इसकी एक क्लास पहले हो चुकी है जो कि वन लाइन क्वेश्चन वाली थी, जिसमें सारा का सारा इसमें सारांश है। इसी प्रकार से प्रबंधन के लगभग पूरे टॉपिकों का जो सारांश है वन लाइन क्वेश्चन आंसर के आधार पर, वो पहले ही 30 क्लासों में अपलोड कर दिया गया है। उन क्लासों को आप लोग जरूर देखें। ये जो क्लास है वह थ्योरी की क्लास है, और थ्योरी बेस पे यदि हम इस क्लास की बात करें तो यह क्लास 5वीं है। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो उसमें 3 मैराथन क्लासें भी हैं, क्लास 29, 30 और 27। ये जो क्लासें हैं वो मैराथन क्लासें हैं, जिनमें से क्रमशः 500 एमसीक्यू हैं तथा 1000 वन लाइन वाले क्वेश्चन हैं। उन क्लासों को आप लोग जरूर देख लें, क्योंकि पूरा का पूरा सार उन्हीं में है। ये वाली क्लासें थ्योरी क्लासें हैं। ये इसलिए चालू की गई हैं कि जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे या अनफैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे उनको भी आप लोग आसानी से हल कर सकें। चलिए दोस्तों, अपन इसको चालू करते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है, वो लोग इन क्लासों को देखने के बाद यदि उनको देख लेते हैं तो उनका एक तरीके से पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा। जैसे कि संगठन आपने यहाँ देख लिया थ्योरी की क्लास में, अब संगठन के आप वन लाइन क्वेश्चन वालों को देख लीजिए, तो संगठन फिर आपका बाहर नहीं जाएगा। आप कह सकते हैं कि एक भी प्रश्न संगठन से बाहर नहीं जाएंगे। उसी प्रकार नियोजन है, इससे पहले नियोजन की क्लास हुई थी, आज संगठन की क्लास है। तो हर बार की तरह लेट ना करते हुए अपन इसको चालू करते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जो लोग इसमें नए जुड़े हुए हैं। कारण ये है चैनल को सब्सक्राइब करने का कि आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको क्लास के लिए यहाँ वहाँ ढूंढना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, 15 मार्च से पटवारी के जो पेपर स्टार्ट होने जा रहे हैं उनका एनालिसिस हम लोग इस चैनल पर करवाएंगे। एनालिसिस से मतलब है कि क्या क्या प्रश्न उस दिन उस शिफ्ट में, या अगर 2 शिफ्ट में होता है तो उन शिफ्टों में ऑल टोटल शिफ्ट के पूरे प्रश्नों को एनालिसिस कराया जाएगा। उससे होगा ये कि आपके दिमाग में एक रणनीति तैयार हो जाएगी कि भैया हमारा पेपर इस तारीख को है, हमको ये पढ़ना है। काफ़ी सारे प्रश्नों का संग्रह भी आप लोगों के पास में होगा, जो प्रश्न भी हैं वो भी यहाँ से प्रोवाइड कराए जाएंगे। और यदि 15 ही तारीख को आपका पेपर है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए दोस्तों, अपन चालू करते हैं। जो लोग टेलीग्राम से ना जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, क्योंकि पीडीएफ आपको वहीं से प्राप्त होगी। संगठन को हम देखते हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो संगठन की क्लास है ये दरअसल कल अपलोड कर दी गई थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज था, या शायद मेरी कुछ गलती थी, जो आवाज़ उसमें क्लियर नहीं आ रही थी। तो उस गलती को सुधारते हुए मैंने क्लास को फिर से इसकी बनाया है, और इस क्लास को अपन फिर से अपलोड कर दिए हैं, और अब आप लोग इस क्लास को आराम से देख सकते हैं। चलिए शुरुआत में ही देखते हैं कि संगठन क्या है। संगठन दरअसल संगठन वह कला है जो एक और तो उपक्रम या संस्थानों के द्वारा, संगठन वह कला है। सबसे पहले कला पे याद रखना, कला कहाँ है दोस्तों? बीच में। यहीं से सब कुछ क्लियर हो जाता है। ये है कला। एक अपन ने निर्देश के तौर पर कला बना दिया, ठीक है। कला ऐसी बनती नहीं है, लेकिन अपन ने बना दिया। जो एक और तो उपक्रम या संस्थान के द्वारा निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करती है। ये एक जगह इसने क्या किया है? सामंजस्य स्थापित किया है। किससे किया है सामंजस्य स्थापित? कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेट, विभिन्न कार्यों और उद्देश्य लक्ष्यों के प्रति, उद्देश्य और लक्ष्यों के प्रति, समझते जाइएगा पूरा। तथा दूसरी ओर समस्त कार्यरत व्यक्तियों के बीच मधुर संबंध स्थापित करती है। यानी इसका दूसरा एक काम क्या है? मधुर संबंध स्थापित करने का। मधुर संबंध, यानी एक तरफ तो यह अपने सामंजस्य को स्थापित कर रही है उद्देश्य की प्राप्ति, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, और एक और क्या कर रही है? मधुर संबंध भी बना रही है जो उनमें व्यक्ति हैं, और व्यक्तियों के आपस में, या व्यक्तियों के कहीं और से। तो ये संगठन है। अब संगठन की एक प्रारूप या एक रूपरेखा या एक चित्र आपके दिमाग में बन चुका होगा। अब अपन इसकी परिभाषाएं देखते हैं। लुइस एलन क्या कहते हैं? डायरेक्ट परिभाषा आती है दोस्तों। संगठन एक प्रक्रिया है जो कार्य को समझने तथा वर्गीकरण करने, अधिकार अंतरण को परिभाषित करने तथा मनुष्यों को अत्यधिक कार्य कुशलता के साथ लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए संबंध स्थापित करता है। ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं लुइस एलन। थियो हेमन क्या कहते हैं? थियो हेमन के अनुसार संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उपक्रम के कार्यों को परिभाषित एवं वर्गीकृत किया जाता है, उन्हें विभिन्न व्यक्तियों को सौंपकर उनके अधिकार संबंधों को निश्चित किया जाता है। ये दोनों ही परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनसे प्रश्न आता है, पूरा का पूरा कथन आता है और किसके द्वारा ये कही गई हैं, या फिर यह किससे संबंधित हैं, या फिर एक तरीके से वो यहाँ पर खालिस्तान छोड़ देगा, तब आपको संगठन यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो इन परिभाषाओं को आप लोग याद कर लीजिएगा। संगठन की हम विशेषताओं पर चर्चा करते हैं, उसके लक्षण पर चर्चा करेंगे और उसकी प्रकृति पर करेंगे। सबसे पहले तो है व्यक्तियों का समूह, ग्रुप ऑफ पर्सन। क्या है?
संगठन व्यक्तियों का समूह है, पहली बात, जो उनके संबंधों की व्याख्या करता है। इस समूह में कार्यों का निर्धारण किया जाता है। क्लियर। सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी, संगठन सार्वभौमिक होते हैं जो व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक मानवीय क्रियाओं के संपादन के लिए स्थापित होते हैं। संगठन सार्वभौमिक मतलब ये हमेशा होंगे, सभी के लिए होंगे, जो व्यावसायिक भी और गैर व्यावसायिक भी मानवीय क्रियाओं को संपादित करते हैं। निर्णयन का माध्यम होते हैं, मीन्स ऑफ डिस्कशन मेकिंग, संगठन निर्णय को सुविधाजनक बनाने का माध्यम है। संगठन एक साथ है जबकि साध्य नहीं। यानी कि अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए ये पूरा संगठन है, यहाँ अलग अलग टाइप के आदमी हैं, अलग अलग विभाग हैं, उन विभागों में अलग अलग आदमी हैं, तो एक तरीके से निर्णयन का माध्यम होता है। सभी ने निर्णय किया, फिर उसको माना गया। क्लियर। सामान्य उद्देश्य की पूर्ति का यंत्र, संगठन की रचना सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है। संगठन की रचना सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है। संगठन के सिद्धांत, अब संगठन के सिद्धांतों पर हम आते हैं। कर्नल लिंडाल उर्बिक ये क्या कहते हैं, इन्होंने कहा है कि संगठन में निम्नलिखित सिद्धांत बताए हैं। सबसे पहले है सरलीकरण का, दूसरा है समन्वय का, तीसरा है संतुलन का, चौथा है उद्देश्य का सिद्धांत। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सरलीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लीफिकेशन, संगठनकर्ता को ऐसी संगठन रचना बनानी चाहिए जो सरल हो, बोधगम्य हो। पूरी बातों को समझिए, जो सरल हो, बोधगम्य हो। बोधगम्य का मतलब होता है दोस्तों जो बुद्धि के द्वारा जाना जा सके, यानी बुद्धि के लायक हो। वांछित उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम हो, यानी कि जो इच्छित उद्देश्य हैं, जिन उद्देश्यों की इच्छा की गई है उसको पूरा करने में सक्षम हो। मितव्ययी हो, मितव्ययी को मैंने उस दिन बताया था पिछली क्लास में। मितव्ययी का मतलब होता है कि ज्यादा खर्च ना करना पड़े, और प्रभावपूर्ण हो, मतलब प्रभावपूर्ण भी हो, ये शब्द तो आप जानते ही हैं। संगठन संरचना जटिल होने पर कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। अब यदि ये जो बातें हैं पहले कही गई ये नहीं है, इसके अलावा संगठन जटिल भी है, तब कठिनाइयां तो बढ़ेंगी ही। जटिल से मेरा मतलब है, या जटिल से इनका मतलब है कि जब ज्यादा पेचीदा हो जाता है संगठन, तब समस्याएं या कठिनाइयां आ जाती हैं। समन्वय का सिद्धांत, संगठन का मुख्य उद्देश्य उपक्रम के विभिन्न साधनों में समन्वय स्थापित करना होना चाहिए, जिससे विशेष उद्देश्य प्राप्त हो सके। बिल्कुल, समन्वय का सिद्धांत किस लिए, समन्वय का मतलब तो अपन जानते हैं कोऑर्डिनेशन, मतलब कि एक तरीके से एक जो व्यक्ति है वो बी का भी साथ दे, बी सी का भी दे, ऐसा नहीं हो कि आपस में ये लड़ रहे हों, जिससे उद्देश्य प्राप्त हो सके। संतुलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, संगठन की विभिन्न इकाइयों में संतुलन बनाए रखना भी परम आवश्यक है। इससे औद्योगिक इकाई के विकास में बहुत तेजी आती है। संतुलन उद्योग के प्रबंध में अनुशासन को बढ़ाता है। संतुलन उद्योग के प्रबंध में अनुशासन को बढ़ाता है। अनुशासन का मतलब तो अपन जानते ही हैं दोस्तों, अनुशासन का मतलब होता है खुद पर किया गया शासन। अनुशासन, आर्मी वाले आदमी तुरंत याद आ जाते हैं अनुशासन को देखकर, उनके अंदर डिसिप्लिन बहुत ज्यादा होता है ना। चलिए, उद्देश्य का सिद्धांत, प्रत्येक संगठन का वही उद्देश्य होना चाहिए जो कि समूचे उपक्रम का है। अन्यथा क्या मतलब संगठन का, मान लो संगठन का उद्देश्य अलग है, उपक्रम का उद्देश्य अलग है, तो काम कैसे चल पाएगा। इसीलिए क्योंकि प्रत्येक संगठन उपक्रम के उद्देश्य प्राप्त करने की दिशा में प्रयासरत रहता है। उद्देश्य को सही रूप में प्रत्येक स्तर पर स्पष्ट कर देना चाहिए। क्लियर। संगठन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेवा भावना, सेवा भावना, सर्विस मोटिव, संगठन का उद्देश्य केवल लाभ कमाना ही नहीं, अपितु लाभ के साथ साथ सेवा भावना का विकास करना भी होता है। सेवा भावना क्या है, संगठन का उद्देश्य केवल लाभ कमाना ही नहीं, अपितु लाभ के साथ साथ सेवा भावना का विकास करना भी होता है। न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन, संगठन का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम लागत पर अधिकतम तथा श्रेष्ठतम उत्पादन करना है। इस बात को समझिए दोस्तों, यदि संगठन में हमने ज्यादा लागत लगा दी और ज्यादा ही उत्पाद भी कर लिया तो क्या फायदा हुआ, क्योंकि लागत तो लगी रही है। मान लीजिए आपने एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट खोला है, अब उस रेस्टोरेंट में आपकी दमदार कमाई हो रही है, खूब पैसा आ रहा है, पर उतना पैसा लग भी रहा है, तो फिर काम कैसे चलेगा। आप तो एक तरीके से देखा जाए तो जीरो ही रहे, जितने पे बढ़े थे उतने पे ही रहे। इसलिए न्यूनतम लागत पर अधिकतम और श्रेष्ठतम उत्पादन करना, ये संगठन के उद्देश्य हैं। श्रम व पूंजी में मधुर संबंध,
श्रम तथा पूंजी यानी श्रमिक व नियोक्ता के बीच मजबूत संबंधों की स्थापना करना तथा उन्हें सतत रूप से कायम रखना संगठन का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसके लिए उपयुक्त संप्रेषण प्रणाली, अभिप्रेरण, श्रमिकों का मनोबल ऊंचा करने आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल, यदि श्रम और पूंजी में संबंध नहीं है, मतलब कि जो श्रमिक यानी जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, नियोक्ता जो कार्य करवाने वाले व्यक्ति हैं, एक तरीके से इन लोगों के बीच में एक अच्छा सा संबंध होना चाहिए और यह काम संगठन का है। समय तथा श्रम में मितव्ययिता यानी समय भी कम लगे, श्रम भी कम लगे, उत्पादन ज्यादा हो। देखिए, संगठन सदैव इस बात पर बल देता है कि समय एवं श्रम की बचत हो। इसके लिए श्रेष्ठतम प्रणाली एवं आधुनिकतम यंत्र व उपकरणों का उपयोग किया जाता है। यानी समय और श्रम दोनों ही कम लगे, समय और श्रम दोनों ही कम लगे। संगठन का महत्व या अच्छे संगठन के लाभ, इंपॉर्टेंस ऑफ एडवांटेजेस ऑफ गुड ऑर्गेनाइजेशन। संगठन का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट हो जाता है। मनोबल में वृद्धि, सबसे पहले तो मनोबल में वृद्धि दोस्तों, मनोबल में वृद्धि। कुशल संगठन से कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकार, दायित्व तथा कर्तव्य से परिचित रहता है, अतः वह उपक्रम की नीतियां व उद्देश्य को भलीभांति समझ पाता है। उसमें कर्तव्यनिष्ठा, भागीदारी, सहयोग की भावना विकसित होती है, जो अंततः संस्था के हितवर्धन में सहायक होती है। आप लोग ध्यान से देखेंगे यदि, तो आप लोग पाएंगे कि जो संगठन होगा उसमें सभी लोगों को अलग अलग कार्य दिए रहते हैं, सभी अपने अपने कार्यों को अच्छे से करते हैं, अच्छी भली भांति समझते हैं, इसलिए उनमें कर्तव्यनिष्ठा, भागीदारी और सहयोग की भावना होती है। विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन, श्रेष्ठ संगठन विशेषज्ञों को नियुक्त करते हैं, बिल्कुल बिना विशेषज्ञों काम ही नहीं होता, जो विभिन्न कार्यों को अधिक दक्षता से संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है विशेषज्ञ क्या होते हैं, किसी भी चीज का विशेषज्ञ क्या होगा, जिसने उस काम को बहुत पहले से कईयों बार कर रखा होगा तो वह विशेषज्ञ है। इससे कुशलता में वृद्धि होती है, क्या होती है, कुशलता में वृद्धि हो जाती है तथा विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। योग्यता अनुसार कार्य आवंटन होने से संगठन अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, योग्यता अनुसार कार्य आवंटन होने से। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी काम के लिए योग्य है और हमने उसको वो काम ना देकर कोई अन्य कार्य दे दिया, तो वो निश्चित तौर पर उस काम को बिगाड़ ही देगा, क्योंकि उसको वह काम आता नहीं है। इसलिए योग्यता के अनुसार कार्य का आवंटन होने पर संगठन की ये विशेषता है कि वह योग्यता वाले को ही कार्य देगा। तो योग्यता अनुसार कार्य आवंटन होने से संगठन अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता है। चलिए, सर्वांगीण विकास, ऑल साइडेड डेवलपमेंट। कुशल संगठन जहां व्यवसाय को उन्नति की ओर अग्रसर करता है, वहां कर्मचारियों की आय, रहन सहन के स्तर, दृष्टिकोण, परिपक्वता आदि का भी समुचित विकास होता है। देखिए, यदि हम संगठन की बात करें तो जब कोई व्यक्ति लोग संगठन में कार्य करते हैं तो उनकी अपनी खुद की कॉलोनियां होती हैं ना, आपने देखा होगा, खुद की उनकी कॉलोनियां होंगी, उनका अपना एक अलग रहन सहन भी होगा और वो सब लोग विकास की ओर भी बढ़ेंगे कि भैया ठीक है, क्योंकि उनके बच्चे हैं, है ना, उनकी उनकी भी फैमिली है, वो सब लोग अपने अपने हिसाब से। तो एक तरीके से यहाँ पर कुशल संगठन जहाँ व्यवसाय को उन्नति की ओर तो अग्रसर करता ही है, वहाँ कर्मचारियों की आय, उनका रहन सहन का स्तर, उनका दृष्टिकोण, परिपक्वता आदि का भी समुचित विकास होगा। यह होता है। कर्मचारियों को पदोन्नति तथा आर्थिक लाभ के अवसर भी अधिक प्राप्त होते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बात होती है, तथा समुचय व्यावसायिक वातावरण में एक बेहतर स्थिति भी निर्मित होती है। उत्पादकता में वृद्धि, कुशल संगठन की सहायता से उत्पादन की मात्रा तथा गुणवत्ता में वृद्धि होती है और न्यूनतम लागत पर अधिकतम तथा श्रेष्ठतम उत्पादन होता है। संगठन के अभाव में, यदि संगठन जब ना हो, तो ना तो कार्य ही कुशलता पूर्वक हो पाएगा और ना ही उत्पादकता में वृद्धि हो पाएगी। क्लियर। अब आता है खराब संगठन के दुष्परिणाम या दोष, इफेक्ट ऑफ बैड ऑर्गेनाइजेशन। एक खराब संगठन में निम्नलिखित दुष्परिणाम होंगे, कौन कौन से होंगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहला, अधिकार तथा उत्तरदायित्व में सामंजस्य का अभाव, यानी अधिकार और उत्तरदायित्व जो होंगे उनमें सामंजस्य का अभाव होगा। समन्वय का अभाव होगा, क्योंकि अगर संगठन सही नहीं है तो निश्चित तौर पर उनमें अगर देखा जाए तो अभाव होगा। औपचारिकताओं का बाहुल्य होना, औपचारिकताओं का बाहुल्य होना, औपचारिकताओं से मतलब आप लोग समझते हैं, अभी बताता हूँ। प्रयत्नों का अपव्यय होना, यानी बार बार प्रयत्न तो किया जा रहा है पर अपव्यय हो रहा है। औपचारिकताओं का मतलब होता है दोस्तों, मान लीजिए विनोद का पर्स गुम गया। अब विनोद का जो, जैसे मान लीजिए विनोद का
पर्स गुम गया। अब विनोद का पर्स गुम जाने में विनोद जाते हैं कहाँ पर, अपनी एफआईआर करवाने के लिए। लेकिन विनोद की एफआईआर करी नहीं जाती और बोल दिया जाता है ठीक है आपका पर्स ढूंढ कर दे दिया जाएगा। अब विनोद बार बार फ़ोन लगा रहे हैं कि भैया क्या हुआ। वो कहते हैं बस मिल रहा है, तैयारी चल रही है, बहुत जल्दी ही मिल जाएगा, हम फ़ोन करेंगे आपके लिए। तो ये सब क्या होती हैं, औपचारिकताएं, औपचारिकताएं। क्लियर। चलिए, प्रयत्नों का अपव्यय होना, बार बार प्रयत्न किए जाएंगे, उनका अपव्यय भी होगा। चलिए, संगठन ढांचा संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन ढांचा क्या है? संगठन प्रक्रिया का परिणाम है। एक प्रभावी संगठन एक उद्यम की लाभदायकता में वृद्धि करता है। एक उद्यम को एक आदर्श संगठन ढांचे की आवश्यकता उसके आकार में वृद्धि या जटिलताओं में बढ़ोतरी होने पर महसूस होती है। वे उद्यम इसके अपवाद हैं जो एक दीर्घकालीन विशिष्ट ढांचा बनाकर आगे बढ़ते हैं। फिर भी यह समझ लेना अति आवश्यक है कि ऐसी स्थिरता उपक्रम के लिए अहितकार साबित हो सकती है तथा परिवर्तन न करने पर यह उपक्रम या तो बंद हो जाता है या इसकी वृद्धि में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। चलिए दोस्तों, संगठन संरचना का थोड़ा महत्व देखें। सिग्निफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। प्रत्येक व्यवसायिक उपक्रम की सफलता बहुत कुछ उपयुक्त संगठन ढांचे पर निर्भर करती है। व्यवसायिक उपक्रम में संगठन संरचना उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है जितनी हड्डियां शरीर के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, जिन लोगों ने उन क्लासों को लिया है उन क्लासों में ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से अपन ने इस पर डिस्कस किया था कि एक संगठन में या व्यवसायिक उपक्रम में संगठन की संरचना उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हड्डियां शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। पीटर टकर क्या कह रहे हैं? एक उपयुक्त संगठन ढांचे के महत्व पर ध्यान देकर कहते हैं कि संगठन ढांचा एक अनिवार्य माध्यम है तथा अनुपयुक्त ढांचा, अनुपयुक्त समझिए, व्यवसाय की कार्य निष्पत्ति को भयंकर हानि पहुंचा सकता है या इसे समाप्त भी कर सकता है। यानी कि अनुपयुक्त ढांचा, उपयुक्त तो चल जाएगा, अनुपयुक्त कार्य को गड़बड़ कर देगा। चलिए आगे चलते हैं। संगठन ढांचों के प्रकार। अब इन संगठन ढांचों को देखें। संगठनीय ढांचों की दो श्रेणियों में व्यक्त किया जा सकता है जो इस प्रकार है। एक है कार्यात्मक संगठन ढांचा, दूसरा है प्रभागीय संगठन ढांचा। सबसे पहले हम देखते हैं कार्यात्मक संगठन ढांचे को, है ना। इसमें क्या है, कार्यात्मक ढांचे की संरचना समस्त कार्य को बड़े बड़े कार्यात्मक विभागों में वर्गीकृत करके की जाती है। अर्थात समान प्रकृति के सभी कार्यों को संगठन के एक भाग में रखकर एक समन्वयकर्ता अध्यक्ष के अधीन कर दिया जाता है। सुनिएगा, सभी विभाग समन्वय प्रधान को रिपोर्ट करेंगे। उदाहरण के रूप में एक प्रतिष्ठान में मुख्य कार्य का बंटवारा उत्पादन में होगा, क्रय में होगा, विपणन में होगा, लेखा में होगा तथा कार्मिकों के रूप में होगा। ये विभाग आगे उपवर्गों में भी विभाजित हो सकते हैं। इस प्रकार कार्यात्मक संगठन एक संगठनात्मक नमूना है जिसके समूह समान अथवा एक रूप के होते हैं या संबंधित कार्य के साथ होते हैं। मैं यहाँ पर एक चित्र बनाता हूँ जिससे आप लोग कार्यात्मक संगठन ढांचे को समझ पाएंगे। मान लीजिए ये पूरा एक संगठन है, यहाँ पर सब अलग अलग प्रकार के हैं। ये जो है किसका है, क्रय का है, ये उत्पादन का है, ये विपणन का है, ये लेखा का है और ये कार्मिकों का है। इन सबका संगठन है। हालांकि ये भी अलग अलग उपवर्ग में इस प्रकार से बटे हुए हैं। सभी बटे हुए हैं, मैं सभी में नहीं लगाऊंगा, समझिएगा, क्योंकि अभी इसके बाद जब प्रभागीय संगठन ढांचा आएगा तो उसको भी समझाना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ा इससे अलग है। तो जब हमने देखा कि ये इस तरीके से बटे हुए हैं इनके ऊपर भी एक व्यक्ति है ना, जो कि समन्वय प्रधान, ये ऊपर है जो है समन्वय प्रधान, इसको रिपोर्ट करेगा। यानी ये लोग एक ही जगह पर रहकर, मतलब एक स्थान पर रहकर अलग अलग विभाग में काम कर रहे हैं। सभी के अपने अपने हेड हैं और सभी कार्य कर रहे हैं और सभी किसके लिए रिपोर्ट करेंगे, इसके लिए। उद्देश्य सभी लोगों का क्या है, एक समान ही है, बस कार्य सब लोगों के अलग अलग हैं, कार्य सबके अलग अलग हैं, उद्देश्य लेकिन एक ही समान है, जो भी उस संगठन का उद्देश्य होगा। यहाँ पर्टिकुलर कोई उद्देश्य नहीं है, मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ। ये है कार्यात्मक संगठन ढांचा। हम अब देखते हैं प्रभागीय संगठन ढांचा। इसकी क्या कंडीशन होती है? प्रभागीय संगठन संरचना से हमारा आशय उस संरचना से है जिसमें विभिन्न निर्मित उत्पादों के या सुनिए उत्पादों के या भूभागों के आधार पर क्रियाओं तथा व्यक्तियों का समूहीकरण, ग्रुपिंग की जाती है। अर्थात प्रभागों का निर्माण उत्पादों या भूभागों के आधार पर कर दिया जाता है। अब समझिए, मान लीजिए यहां पर तो संगठन था ही, अब इसी के जैसे यहां पर पहुंचे, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, जगह के अनुसार एक ये बना। अब ये सब अलग अलग पहुंच गए कहाँ, एक इंदौर है, एक भोपाल है
है ना। एक हमने मान लिया जबलपुर है और एक हमने मान लिया ग्वालियर है। अब यहीं पर सभी अलग अलग व्यक्ति होंगे। कैसे अलग अलग व्यक्ति होंगे दोस्तों? क्योंकि यह एक तरीके से उत्पाद या भूभागों के आधार पर अलग अलग बांट दिया। भूभाग है ना, सब अलग अलग जगह पर हैं। अब इसी में ग्रुपिंग कर दी जाएगी। इसी में क्रय वाला बंदा भी रहेगा, इसी में सेल्स वाला भी होगा, इसी में जो मार्केटिंग करेगा वो भी होगा, इसी में जो एक तरीके से देखा जाए ग्राउंड लेवल पे काम करेगा वो भी होगा। इस तरीके से सब में होंगे। तो यह कहलाता है प्रभागीय संगठन ढांचा। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। अब इन दोनों में अंतर को समझ लेते हैं। रचना के आधार पर, अगर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो स्क्रीन पर जो उल्टे हाथ की तरफ है वहां पर हमने अंतर का आधार दे रखा है और बाकी फिर सीधे हाथ में देखा जाए तो उनके अंतर बताए गए हैं। सबसे पहले है रचना। रचना के आधार पर हम देखते हैं, रचना कार्यों पर आधारित होगी। किसकी? कार्यात्मक संगठन की, जो पहला वाला पड़ा था। यहाँ उत्पादन रेखा पर आधारित होगी क्योंकि उत्पादन अलग अलग जगह पर हो रहा था। क्लियर? विशिष्टीकरण में देखा जाए तो कार्य विशिष्टीकरण पर है और यहां पर उत्पाद विशिष्टीकरण पर है। क्या है? उत्पाद विशिष्टीकरण पर है। संगठन की इकाई देखी जाए तो कार्यात्मक विभाग तथा खंड संगठन की इकाई होती है और यहां पर उत्पाद विभाग और उप विभाग, कौन कौन से? उत्पाद विभाग, ध्यान से समझिएगा, और उप विभाग ये संगठन की इकाइयां होंगी। प्रबंधकीय विकास ये दरअसल कठिन होता है क्योंकि प्रत्येक कार्यात्मक प्रबंधक को उच्च प्रबंध को सूचित करना होता है और यहां पर यह सरल होता है। स्वायत्तता होती है, स्वतंत्रता होती है, सब अलग अलग हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं। अनेक कार्य पूरे करने के कारण प्रबंधकीय विकास में सहायता मिलती है। लागत की यदि हम बात कर लें तो कार्यों की पुनरावृत्ति ना होने के कारण मितव्ययी होता है। पुनरावृत्ति इसमें नहीं होती, लेकिन इनमें पुनरावृत्ति होती है। पहले ऊपर काम किया, फिर नीचे काम किया, फिर बार बार काम कर रहे हैं और यहाँ पर पूरे सभी लोगों के सेट काम कर दिए गए थे। अपन ने वही तो पढ़ा अभी। सामंजस्य, बहु उत्पाद वाली कंपनियों के लिए यह कठिन है। जो ज़्यादा उत्पाद बनाती हैं उनके लिए ये जो कार्यात्मक संगठन होता है ये कठिन होगा, लेकिन जो उत्पाद बनाएंगे उनके लिए तो क्लियर होता है। और ये जो प्रभागीय संगठन है ये दरअसल सरल होता है क्योंकि किसी विशेष उत्पाद से संबंधित सभी कार्य एक ही विभाग में एकत्रित होते हैं। संचालन में स्वायत्तता इसमें कम रहती है और इनमें अधिक रहती है। नियंत्रण देखा जाए तो इसमें सरल होता है और इनमें कठिन होता है, ये भी याद रखिएगा। उपादेयता सभी प्रकार की फर्मों के लिए उपयोगी है, केवल विविधीकृत फर्म के लिए। बस इस वाली लाइन को तो भूलिएगा ही नहीं, यह केवल विविधीकृत फर्म के लिए है और यह सभी प्रकार की फर्मों के लिए है। क्लियर? अब देखिए संगठन दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। तो सबसे पहले हम औपचारिक संगठन को समझते हैं। औपचारिक संगठन क्या है? औपचारिक संगठन वह संगठन है जिसमें प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर, समझिएगा, जिसमें प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों के अधिकारों, कर्तव्य एवं दायित्वों की स्पष्ट रूप से व्याख्या कर दी जाती है। ऐसे संगठन में अधिकारियों का अंतरण या भरारपण ऊपर से नीचे की ओर होता है। यह संगठन व्यवसायिक उपक्रम के प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित ढंग से कार्य करने, नियमों का पालन करने, मिलजुल कर कार्य करने व पदानुसार एक दूसरे के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने के लिए बाध्य करता है। विभिन्न विद्वानों ने औपचारिक संगठन की परिभाषाएं इस प्रकार दी हैं। परिभाषाएं अपन पढ़ेंगे दोस्तों, पहले एक बार चित्र के माध्यम से औपचारिक संगठन को समझ लेते हैं। इस प्रकार से होता है, ये ऊपर वाले अधिकारी, फिर ये नीचे वाले अधिकारी, फिर उससे नीचे वाले अधिकारी, फिर उससे नीचे वाले अधिकारी। इस प्रकार से औपचारिक संगठन की एक रूपरेखा हमने बनाई। इसमें होगा क्या कि ऊपर अधिकारी हैं, इनका आपस में जो संबंध होगा वो एक तरीके से व्यक्तिगत संबंध ना होकर पद के रूप में संबंध होता है। पद का मतलब मेरा होता है कि ये ऊपर वाले को गुड मॉर्निंग सर तभी कहेंगे जब ये कोई पद पर हैं, या ये इनकी बात तभी मानेंगे जब ये कोई पद पर हैं। इस तरीके से यहाँ होते हैं और इनको मानना ही है, ये मना नहीं कर सकते। ये नहीं बोलेंगे कि टारगेट हमसे नहीं होगा, इनको करना ही पड़ेगा। बोलना तो पड़ेगा, ये भले उसको अचीव कर पाए या ना कर पाए, लेकिन ना नहीं बोल सकते। तो ये होते हैं औपचारिक संगठन। और उन्होंने बोला कि अंतरण या भरारपण ऊपर से नीचे की ओर होता है, यानी कि जो आदेश हैं वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर? ये मैंने ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। तो ये है अपना औपचारिक संगठन। नियम कायदे कानून जो होंगे इसमें सुस्पष्ट होते हैं, लिखित तौर पर होते हैं। नियम कायदे कानून है ना, जो है वह स्पष्ट रूप से लिखित रूप में होंगे। देख लीजिए किसी कंपनी में आप जाएंगे तो बाकायदा आपको कॉल लेटर मिलेगा
कॉल लेटर के बाद एक उनके उसमें अगर देखा जाए तो एक ऐसा लेटर होता है जिसमें बहुत सारी शर्तें होती हैं, है ना, कि आप यहाँ पर हैं। एक अनुबंध लेटर होता है। तो इस प्रकार अगर देखेंगे तो नियम कायदे कानून सब कुछ होते हैं। क्लियर। अब देखते हैं कि इसके अनुसार ये क्या क्या परिभाषाएं किस किस व्यक्ति ने दी हैं। लुइस एलन क्या बोलते हैं, औपचारिक संगठन कार्य की समुचित ढंग से परिभाषित पद्धति है, क्योंकि हर एक चीज इसमें परिभाषित है। कौन को क्या कार्य करना है, दूसरा व्यक्ति दूसरा कार्य नहीं करेगा, वही कार्य करेगा जो उसको दिया जाएगा। क्लियर। जिसमें प्रत्येक के अधिकार, उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता निश्चित परिमाप में होती है। उनको जवाब भी देना पड़ेगा क्योंकि उनके पास उत्तरदायित्व भी है, अधिकार भी है। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाएं समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए जानबूझकर समन्वित की जाती हैं तो उसे औपचारिक संगठन कहते हैं। क्लियर। रोथलिस, वर्गर एवं डिक्सन के अनुसार ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं औपचारिक संगठन से अभिप्राय मानवीय अंतर संबंधों के उस ढंग से है जिसकी व्याख्या प्रणालियों, नियमों, नीतियों तथा अर्थव्यवस्था के संबंध के द्वारा की जाती है। हिक्स और गुलेट क्या कहते हैं, हिक्स और गुलेट कहते हैं औपचारिक संगठन संगठन की सुपरिभाषित संरचना होती है जो इसकी सत्ता, अधिकार, हिसाब देना तथा उत्तरदायित्व के संबंध में व्याख्या करती है। क्लियर। एच ए हर्बर्ट साइमन के अनुसार औपचारिक संगठन में अमूर्त एवं बहुत कुछ स्थायी नियमों का समावेश होता है जो प्रत्येक सहभागी के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। दोस्तों ये 5 परिभाषाएं हैं, इनको कर लीजिएगा। डायरेक्ट परिभाषा आती है और फिर ऑप्शन में आ जाता है कि एच ए हर्बर्ट ने कहा है, हिक्स या गुलेट ने कहा है, या इसके अलावा जो और है रोथलिस बर्गर ने कहा है, चेस्ट बर्नार्ड ने कहा है, या लुइस एलन ने कहा है। इन परिभाषाओं को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रबंधन की यदि पुरानी वाली क्लासों को आप देखेंगे जहां पर 1 लाइन प्रश्न आंसर थे या क्वेश्चन आंसर थे, उनमें इन सभी को अच्छे से समझाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अनौपचारिक संगठन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब अनौपचारिक संगठन कैसा होता है, पहले तो इसकी एक रूपरेखा मैं आपके दिमाग में बनाना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार के संगठन होते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा, आपकी कॉलोनी में, आपके जिस समाज में रह रहे हैं वहां पर एक नेताजी होंगे, होंगे नेताजी जिनको चुनाव वगैरह लड़ना है। अब इन्होंने अपना एक संगठन बना लिया। अब वो संगठन कैसा है, जिसमें उन्हीं के कॉलोनी कॉलोनी वाले लोग हैं। किसी एक मुद्दे को इन्होंने उठा लिया, किसी भी एक मुद्दे को इन्होंने उठा लिया, या फिर कि हमको ये वाला कार्य यहाँ से सरकार के माध्यम से करवाना है, ये करवा लिया। तो इसमें काफ़ी सारे लोग जुड़ गए, आपस में जुड़ गए। इनमें कोई रूपरेखा नहीं होती, इनके कोई नियम कायदे कानून नहीं होते। जो सब लोग चाहते हैं वही नेताजी कर देंगे, या कभी कभार नेताजी जो चाहेंगे सभी लोगों की सहमति से वो सब काम हो जाएगा। नेताजी से मेरा मतलब दोस्तों लीडर से है, किसी विशेष पार्टी से मत ले जाना। अगर मैं यहाँ पर लीडर शब्द का उपयोग करूँ तो चल जाएगा, है ना। अब एक लीडर भी नहीं होता दोस्तों, कहो कुछ समय के बाद ये भी लीडर की श्रेणी में आ जाए, और सब अपने आप को लीडर तो समझते ही हैं। इस प्रकार के संगठन अनौपचारिक संगठन कहलाते हैं। ये हर कहीं होते हैं, छोटे छोटे से अगर देखा जाए तो। अब इनको थोड़ा समझते हैं। कहीं कहीं इनका जो रूप है वो बड़ा भी हो जाता है ना। चलिए, अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन। चलिए, कार्य करते समय व्यक्तियों में आपसी तालमेल अचानक ही स्थापित होना तथा कर्मचारियों में सामाजिक संबंधों का तंत्र उदय होना ही अनौपचारिक संगठन कहलाता है। मान लीजिए बहुत सारे कर्मचारी हैं, कहीं कार्य कर रहे हैं, या कर्मचारी कार्य नहीं भी कर रहे हैं कहीं और पे, तब व्यक्ति आपस में इकट्ठे होने लगते हैं किसी विशेष कार्य के लिए, वो और ज़्यादा एकत्रित होकर आपस में संबंध बना लेते हैं, तब फिर अनौपचारिक संगठन जो है वह उदित होता है। अनौपचारिक संगठन का जन्म औपचारिक संगठन से ही होता है। औपचारिक संगठन से होता है जब व्यक्ति आधिकारिक तौर पर सूचित गई भूमिकाओं से परे आपस में मेल मिलाप से कार्य करते हैं। जब कर्मचारी स्वतंत्रता पूर्वक संपर्क बनाते हैं तो उन्हें किसी कठोर औपचारिक संगठन की ओर नहीं धकेला जा सकता, बल्कि वे मैत्रीपूर्ण व सहयोगपूर्ण विचारों से एक ग्रुप बनाने की ओर झुकते हैं। यह उनका आपसी हितों के अनुरूप को प्रकट करता है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या है अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन की विपरीत स्थिति है। किसी व्यावसायिक संस्थान में औपचारिक रूप से कार्य करते हुए व्यक्तियों के बीच जब अनौपचारिक सामाजिक संबंध विकसित हो जाते हैं तो इनके परिणाम स्वरूप अनौपचारिक संगठन का जन्म होता है। विभिन्न विद्वानों ने इसको अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। देखते हैं चेस्टर बर्नार्ड क्या बोलते हैं। वह संगठन
अनौपचारिक है जिसमें आपसी संबंध अज्ञानवश संयुक्त उद्देश्य के लिए बनते हैं। इन्होंने एक शब्द लगा दिया अज्ञानवश, मतलब उनमें आपस में ज्ञान नहीं है लेकिन वो एक उद्देश्य के लिए बन चुके हैं। ये बोलते हैं चेस्टर बर्नार्ड। कीथ डेविस क्या बोलते हैं, अनौपचारिक संगठन व्यक्तिगत तथा सामाजिक संबंधों का एक तंत्र है जो ना तो औपचारिक संगठन के द्वारा बनाया जाता है और ना ही आवश्यक है। इसका जन्म उदय व्यक्तियों के स्वैच्छिक रूप से एक दूसरे से सहयोग करने से होता है। जोसेफ एल मेसी के अनुसार ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अनौपचारिक संगठन मानवीय अंतर क्रियाओं का वह समूह है जो स्वतः स्वाभाविक तौर से दीर्घ अवधि तक साथ रहने से उत्पन्न हो जाता है। जो एक ही विभाग में कार्य करने वाले या समान कार्य करने वाले अथवा एक ही भाषा, जाति, धर्म, एक ही स्थान पर रहने वाले व्यक्ति एक लंबे समय तक परस्पर मिलते जुलते रहते हैं तो उनमें स्वतः ही स्वाभाविक रूप से अनौपचारिक संबंध स्थापित हो जाते हैं जो बाद में अनौपचारिक संगठन का रूप भी ले लेते हैं। ये वाली परिभाषा मेरे को ज़्यादा उचित लगती है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्लियर वही बता दिया जो मैं अभी जब से बोलता आ रहा हूँ। इस प्रकार अनौपचारिक संगठन सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थापित होते हैं। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन में अंतर। दोस्तों ये वाली स्लाइड में आपको अक्षर जो है वो छोटे दिख रहे होंगे, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अपने YouTube में आप लोग सेटिंग पर जाएं और सेटिंग में जाने के बाद आपकी जो क्वालिटी है वीडियो की उसको हाई क्वालिटी में सिलेक्ट कर लें तो आपको ये क्लियर दिखाई देने लगेंगे। जिनकी सिलेक्ट है उनके लिए ये बात नहीं है। चलिए उत्पत्ति, उत्पत्ति को हम देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपके जो लेफ्ट हैंड तरफ है यानी जो आपका बायां भाग है उस तरफ अंतर का आधार दे रखा है और राइट हैंड पर औपचारिक संगठन अनौपचारिक संगठन में बताया गया है। उत्पत्ति पहला ही है, इसकी उत्पत्ति अधिकारों के अंतरण से होगी। अनौपचारिक पारस्परिक सामाजिक संबंधों के द्वारा होगी। इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, याद रखिएगा। उत्पत्ति अधिकारों के कारण और यहाँ सामाजिक संबंधों के कारण। उद्देश्य इसका निर्माण तकनीकी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होगा। इनका सामाजिक संतोष प्राप्त करने के लिए होगा, सिर्फ सामाजिक संतोष, समाज में जो होगा कार्य उसी के लिए। ये तकनीकी उद्देश्य के लिए क्योंकि भाई ये औपचारिक संगठन है, किसी एक संस्था से जुड़े हैं। पारस्परिक संबंधों की प्रकृति, सदस्यों में अव्यक्तिगत संबंध होते हैं यानी जो सदस्य होंगे अव्यक्तिगत हैं, आपस में उनका मेल जोल ज्यादा नहीं है। तुम अपना काम करो मैं अपना काम करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपस में समन्वय है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं पर व्यक्तिगत संबंध नहीं। यहाँ पर व्यक्तिगत संबंध ज्यादा है ना। एक ने कुछ कह दी तो दूसरा इतना बुरा मान जाएगा कि यार हटाओ इसको संगठन से निकालो, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्षेत्र, इसका क्षेत्र बहुत बड़ा होगा भैया और ये क्षेत्र प्राय छोटा होता है, छोटे छोटे संगठन बन जाते हैं, कहीं कहीं ये बड़े भी हो जाते हैं पर इसके बराबर की टक्कर नहीं ले पाते। नियम, अधिकार, कर्तव्य तथा दायित्व, इसमें नियम है, अधिकार है, कर्तव्य है, दायित्व सुस्पष्ट होंगे, लिखित होंगे, तभी तो धन मिलता है, तभी पैसे दिए जाएंगे। इसमें कुछ भी लिखित रूप में नहीं होता, इसमें कुछ भी लिखित रूप में नहीं होता। सत्ता का प्रभाव, इसमें सत्ता ऊपर से नीचे की ओर चलती है, ऊपर से किसकी ओर, नीचे की ओर। इसमें सत्ता का प्रभाव नीचे से ऊपर की ओर या समतल रूप में चलेगा। किस में चलेगा, समतल रूप में। स्थायित्व की बात कर लें, स्थायित्व की, तो इसमें अधिक स्थायित्व रहता है तथा यह दीर्घकालीन होगा। यह अपेक्षाकृत कम स्थायी तथा अल्पकालीन होता है। सत्ता की यदि हम बात करें तो इसमें सत्ता पद के साथ जुड़ी रहेगी, इसमें सत्ता व्यक्ति के साथ जुड़ी होती है। समझिए सत्ता किसके साथ जुड़ी है, पद के साथ, यानी कि आपके पास पद है तभी तक है आप, और पद जब आपके पास में नहीं है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और इसमें सत्ता जो है व्यक्ति के साथ जुड़ी है क्योंकि व्यक्ति किसी पद पर तो रहता नहीं है। स्थापना का ढंग, इसकी स्थापना सुनियोजित ढंग से की जाती है और इसकी स्थापना स्वाभाविक रूप से स्वतः ही हो जाती है। संगठन चार्ट का उपयोग, इसका प्रदर्शन करने के लिए संगठन चार्ट का उपयोग किया जाता है, इसमें संगठन चार्ट का उपयोग नहीं होता। सदस्यों का सम्मान, इसमें सदस्यों का सम्मान उनके पद से तय किया जाता है, इसमें सदस्यों का सम्मान उनकी भूमिका से तय होता है। किससे, भूमिका से। संप्रेषण, इसमें संप्रेषण पद के क्रम में धीमा तथा शुद्ध होता है, इसमें संप्रेषण तेज गति से होता है तथा सत्यता कम होती है। आधार, इसके आधार अधिकार तथा कार्य होते हैं, इसका आधार व्यक्ति व उनके पारस्परिक संबंध होते हैं। नियंत्रण के साधन, इसमें नियंत्रण के लिए क्या करेंगे भैया, धमकी देंगे, पद मुक्ति देंगे, पदावनति बोलेंगे, नियंत्रण के साधन होते हैं। एक मिनट दोस्तों रुकिएगा।
चलिए दोस्तों, देखिए 14वां कौन सा था, नियंत्रण के साधन कौन कौन से होंगे। इसमें धमकी की बात होगी, पद मुक्ति की बात होगी, पदावनति होगी, नियंत्रण के साधन होंगे। सामाजिक समर्थन तथा मानदंडों का प्रयोग नियंत्रण हेतु किया जाएगा। क्लियर। नियंत्रक देखा जाए तो इसके नियंत्रक को ही प्रबंधक कहते हैं और इसके नियंत्रक को लीडर कहते हैं, यानी लीडर को हम नेता भी बोल देते हैं ना दोस्तों। क्लियर। तो मैं इसीलिए वहां पर नेता नेता शब्द का प्रयोग कर रहा था, यहाँ आपके लिए क्लियर हो गया होगा। यानी अनौपचारिक संगठन के जो प्रमुख होंगे उनको लीडर कहा जाएगा और औपचारिक संगठन के जो प्रमुख होंगे उनको प्रबंधक कहा जाएगा। अधिकार अंतरण या अधिकारों का प्रत्यायोजन अथवा भरार्पण। अंतरण से तात्पर्य क्या है, समझते हैं इसको। एक उच्च पदासीन अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी को उच्च से निम्न स्तर की ओर अधिकार प्रत्यायोजन है। समझिए, एक उच्च पदासीन अधिकारी के द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी को उच्च से निम्न स्तर की ओर अधिकार प्रत्यायोजन, यानी ऊपर से नीचे की ओर अधिकार देना ही अंतरण है। यह संस्थान के दक्षतापूर्ण संचालन के लिए पूर्व अपेक्षित होता है, क्योंकि यह प्रबंधक को अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को समय देने के लिए अवसर प्रदान करता है। यह अधीनस्थों को मान्यता देने की उनकी इच्छा तथा अधिक उत्साह से कार्य करने की उनकी अभिलाषा की भी संपूर्ति करता है। अधिकार अंतरण के तत्व। अब इस अधिकार अंतरण के तत्वों को देख लिया जाए कि 5 तत्व होते हैं। कार्यभार सौंपना, भैया कार्यभार सौंप दिया, ऊपर से नीचे की ओर बात चल रही ना। अधिकार प्रदान करना, वो भी कर दिए। प्रत्यायोजन को स्वीकार करना हो गया, और दायित्व तथा जवाबदेही निर्धारित कर देना। आंतरिक कार्यों का नियंत्रण और मूल्यांकन भी करना। अब चूंकि जो अधिकार दे रहा है तो भैया मूल्यांकन और नियंत्रण तो करेगा ही। तो ये अधिकार अंतरण के 5 तत्व हैं। फिर से देख लीजिए, कार्यभार सौंपना, प्रत्यायोजन स्वीकार करना, अधिकार प्रदान करना, दायित्व और जवाबदेही निर्धारित करना, आंतरिक कार्यों का नियंत्रण और मूल्यांकन करना। अधिकार अंतरण का महत्व या लाभ अथवा आवश्यकता। प्रभावी प्रबंध। पहला क्या है, प्रभावी प्रबंध। प्रबंधकों के द्वारा अपने कर्मचारियों को अधिक अधिकार प्रदान करके अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय मिल जाता है। अपने दैनिक कार्यक्रमों से मुक्ति पाकर नए क्षेत्रों में अधिक उत्कृष्टतापूर्ण कार्य करने के अवसर भी प्राप्त होते हैं। ये है अधिकार अंतरण का महत्व। होगा क्या, मान लीजिए दोस्तों, जब उसने अपने अधिकार दूसरों को दिए, ये यहाँ पर मेन व्यक्ति बैठे हुए हैं जो कि अधिकार दिया करते हैं। अब इन्होंने अपने अधिकार कुछ यहाँ दिए, कुछ यहाँ दिए, कुछ यहाँ दिए। जब इन्होंने अपने अधिकार दिए तो इनको कुछ समय और मिल गया ना रचनात्मक सोचने का। पहले ये अपने खुद ही कार्य करते थे, अब कार्य कौन करता है, ये करता है। और ये लोग जो बैठे हुए व्यक्ति हैं इनको भी बढ़िया लगता है। इनको इसलिए बढ़िया लगता है कि इनको भी अधिकार दिए गए हैं। समझे। चलिए, कर्मचारियों को प्रेरणा, ये दूसरी बार में आ गया। देखिए, अंतरण कर्मचारी को प्रतिभा को विकसित करता है। इसके कुछ मनोवैज्ञानिक लाभ भी हैं। जब एक उच्च पद पर नियुक्त अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी को कार्य निर्धारित करता है तो यह केवल कार्य का विभाजन मात्र ही नहीं, बल्कि उच्च अधिकारी का अपने अधीनस्थ में विश्वास तथा अधीनस्थ कर्मचारी की अपने उच्च अधिकारी के प्रति वचनबद्धता होती है। उत्तरदायित्व एक कर्मचारी में आत्मविश्वास को बढ़ाता है तथा वह अपने आप को प्रोत्साहित महसूस करता है। यानी जब भी आप अपने से नीचे वाले को कोई कार्य देंगे और उससे आपने एक शब्द बोल दिया कि भाई मैंने, आपने उसको कार्य दे दिया, उसका मुंह बन जाएगा, चेहरा डाउन हो जाएगा। वो सोचेगा अरे यार, एक तो इतना ऑफिस में काम है, इन्होंने एक काम और दे दिया। लेकिन यदि आपने उससे ये बोल दिया कि विनोद भाई, मैंने ये काम तुम्हें इसीलिए दिया है क्योंकि मैं जानता हूँ इस ऑफिस में सिर्फ तुम ही इस कार्य को कर सकते हो, तब विनोद के अंदर आ जाएगा एक मोटिवेशन। और मोटिवेशन जहां आया, अर्थात अभिप्रेरण जैसे ही आया उसके अंदर, तो वो उसको और अच्छे से करेगा। और सोचिए, ये वाली बात आपने कहीं 4 जनों के सामने कह दी तो विनोद उसको कर ही देगा। और कहीं 4 जनों में कोई लड़की खड़ी हो तब तो विनोद उसको 200% करके ही मानेगा। तो ये होता है एक तरीके से कि कर्मचारियों में आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है उत्तरदायित्व देने के बाद। चलिए, समन्वय का साधन। आप काम नहीं उत्तरदायित्व दे रहे हैं। उत्तरदायित्व तो काम में अंतर है दोस्तों, बहुत बेसिक सा अंतर है। काम का मतलब है कि मैंने उसको कार्य करने को दिया, भैया उसका काम है तो वह कार्य करे। उत्तरदायित्व का मतलब कि अब भाई करना ही है इसको। समझना आप बात को। अब तीसरे पे देखते हैं, समन्वय का साधन। देखा ना विनोद ने कितनी जल्दी काम कर दिया। व्हीकल ऑफ कोऑर्डिनेशन। अधिकार अंतरण का प्रमुख ध्येय संगठन में रचनात्मक संबंधों को स्थापना और विकास करना है। इसके फलस्वरूप उच्च अधिकारियों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंध एक दूसरे से जुड़े रहते हैं।
संबंध की स्थिति कायम रहती है तथा कर्मचारी को आवश्यक मार्गदर्शन एवं निर्देश प्राप्त होते रहते हैं। अधिकार अंतरण के अभाव में समन्वय की समस्या निर्मित होती है। यदि अधिकार अंतरण नहीं है तो फिर समन्वय की समस्याएं निर्मित होने लगती हैं। विकेंद्रीकरण क्या है दोस्तों, इसको और समझें। ये थोड़ा सा अलग होता है, समझिए। विकेंद्रीकरण से तात्पर्य उस विधि से है विकेंद्रीकरण से तात्पर्य उस विधि से है जिसमें निर्णय लेने का उत्तरदायित्व सोपानिक क्रम में विभिन्न स्तरों में विभाजित किया जाता है। सरल शब्दों में विकेंद्रीकरण का अर्थ संगठन के प्रत्येक स्तर पर अधिकार अंतरण करना होता है। निर्णय लेने का अधिकार निम्न स्तर तक के प्रबंध को भी दे दिया जाता है जहां पर वास्तविक रूप में कार्य होना है। जब निम्न स्तर के द्वारा लिए गए निर्णय की संख्या अधिक होती है तो वे निर्णय महत्वपूर्ण भी होते हैं। देखिए, विकेंद्रीकरण को समझते हैं, वो भी अंतःकरण जैसा है लेकिन थोड़ी चीजें उसमें डिफरेंस है, ज्यादा अधिकार दे दिए जाते हैं। देखिए यहां पर ये बना दिया, पहले अधिकार कहाँ थे, केंद्र में। अब इन्होंने क्या किया, कुछ अधिकार यहां दिए, कुछ यहां भी दे दिए, यहां भी दे दिए, यहां भी दे दिए। वहां पर क्या था, कार्य दिया जा रहा था, उत्तरदायित्व दिया जा रहा था, है ना, कि आपको अच्छे से निभाना। यहां पर सीधा का सीधा अधिकार ही दे दिया कि अब आप इसको करें और आप ही यहां पर निर्णय लें। क्लियर, ये है। लुइस एलन के अनुसार विकेंद्रीकरण से तात्पर्य केवल केंद्रीय बिंदुओं पर ही प्रयोग किए जाने वाले अधिकारों को छोड़कर से सभी अधिकारों को व्यवस्थित रूप से निम्न स्तरों पर प्रदान कर दिए जाते हैं। कैसे, केंद्र ने अपने पास में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें ले ली, बस बाकी पूरा का पूरा कार्य इनको दे दिया। अंतःकरण इससे थोड़ा अलग था, अपन लोगों ने देखा उसको। विकेंद्रीकरण के थोड़े प्रकार देखते हैं। विकेंद्रीकरण के प्रकार, विकेंद्रीकरण के मुख्यतः तीन प्रकार हैं। एक है क्षेत्रीय या भौगोलिक विकेंद्रीकरण। भौगोलिक क्षेत्रीय विकेंद्रीकरण में संयंत्र तथा भौतिक सुविधाओं को भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों व स्थानों में वितरित कर दिया जाता है। इसमें एक संगठन की क्रियाओं का विस्तार पूरे देश के स्तर पर संभव हो सकता है। इसे उद्योग का फैलाव भी कहते हैं। मान लीजिए मुंबई एक जगह है जहां पर उद्योग बड़ी अच्छे से चल रहा था, ये बढ़िया उनका उद्योग बना हुआ है। उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने सोचा क्यों ना हमारी शाखाएं दूर दूर तक भी जाएं, हम दूर दूर तक काम करें। अब मुंबई ने, उन्होंने सोचा चलो एक गोवा में डाल दिया, एक केरल में डाल दिया, एक अगर देखा जाए बगल में आंध्र प्रदेश में डाल दिया, एक उन्होंने तेलंगाना में डाल दिया। तो इस प्रकार इनकी जो एक तरीके से वो था, एक तरीके से जो यहीं पर कार्य हो रहा था वो कार्य यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर भी अधिकारी हैं जो अपने निर्णय लेते हैं और अपने कार्य को अपने अनुसार करते हैं। और जो मुख्य काम है, बहुत ज्यादा मुख्य काम है, वो यहाँ पर होते हैं। बाकी पूरे कार्य अब यहाँ से होते हैं। इनको निर्णय एक तरीके से इनको हैंडल यही करते हैं, पर इनके जो व्यक्तिगत अधिकार हैं उस जगह से संबंधित उनका उपयोग ये ही भरपूर अपने मन से करते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा कर देते हैं। पैसे का मेरा मतलब है धन पूंजी वगैरह इकट्ठा करके वहां पर पहुंचाते हैं। तो ये है क्षेत्रीय या भौगोलिक विकेंद्रीकरण। क्रियात्मक विकेंद्रीकरण क्या कहलाता है? क्रियात्मक विकेंद्रीकरण का आशय पृथक एवं स्वशासी इकाई के रूप में संगठनात्मक कार्यों के फैलाव से है। अब ये तो भौगोलिक क्षेत्र पर हो गया, है ना, भौगोलिक क्षेत्र पर हो गया। अब मान लीजिए मैं इसको मुंबई हटा देता हूं और यहीं पर एक तरीके से है, अब ये व्यक्तियों में कर दिया उन्होंने, एक तरीके से व्यक्ति में या स्वशासी इकाइयों में कर दिया कि भैया आप अपना अलग निर्णय लें, आप अपना अलग निर्णय लें, पर जगह उनकी नहीं बदली, जगह उनकी नहीं बदली। तो ये जो विकेंद्रीकरण है वह क्रियात्मक विकेंद्रीकरण होगा। एक होगा प्रबंधकीय विकेंद्रीकरण। इस विकेंद्रीकरण में संगठन के निम्नतम स्तर पर निर्णयन के अबाध अधिकार या निर्देशन की सत्ता सौंप दी जाती है। प्रबंधकीय विकेंद्रीकरण में क्या होगा? इस विकेंद्रीकरण में संगठन के निम्न स्तर पर जो निर्णयन होते हैं, एकदम निम्न स्तर पर, जो सबसे नीचे के हैं, मान लीजिए इसी को समझ लें, नीचे के हैं, उन पर पूरी की पूरी सत्ता सौंप दी कि भैया अब आप ही करें। आप लोगों ने गुप्त प्रशासन में ऐसी प्रणाली देखी होगी। गुप्त प्रशासन, प्रशासन की दृष्टि से यदि जाना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसके विकेंद्रीकरण की है, जिसका चरमोत्कर्ष हम हर्ष के शासनकाल में अच्छे खासी तरीके से देखने को पाते हैं। फिर इसका केंद्रीकरण दोस्तों कब होने लगता है? फिर इसका केंद्रीकरण होने लगता है जब भारत पर अरबों का, तुर्कों का आक्रमण होता है और इल्तुतमिश जैसा इंसान गद्दी पर बैठता है। यानी ऐबक बैठ जाता है, फिर इल्तुतमिश बैठ जाता है, फिर धीरे धीरे जब जैसे बलबन आएगा, अलाउद्दीन खिलजी आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक आएगा, फिर आगे बढ़ते बढ़ते बाबर आ जाएगा, फिर हम देखते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि सब कुछ केंद्रीकृत हो जाता है। फिर अंग्रेज जब आते हैं तब कंडीशनें अलग हो जाती हैं। तो यही है वो चीज। क्लियर? चलिए
अब हम देख लेते हैं अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में अंतर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इसका लास्ट है आज का। चलिए सबसे पहले इसी को समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि लेफ्ट हैंड तरफ में हम देखते हैं अंतर का आधार है, और बाकी राइट हैंड तरफ में अंतर क्या क्या है वो दिए गए हैं। पहला है आशय। पहला क्या है? आशय। अधिकारी से सत्ता का अधीनस्थों को हस्तांतरण करने की प्रक्रिया को अधिकार अंतरण कहते हैं। संपूर्ण संगठन में सत्ता का फैलाव करने विकेंद्रीकरण कहते हैं। समझिए, अधिकार से सत्ता का अधीनस्थों को हस्तांतरण करने की प्रक्रिया अधिकार अंतरण है, और संपूर्ण संगठन में सत्ता का फैलाव करना विकेंद्रीकरण है। उद्देश्य क्या है? इसका उपयोग प्रबंधक का भार कम करने के लिए होगा। इसका उपयोग अधीनस्थों का संगठन में भूमिका में वृद्धि करने के लिए और उन्हें अधिक स्वायत्त देकर किया जाता है। समझना। आधार, यह विकेंद्रीकरण पर आधारित नहीं है, यह विकेंद्रीकरण के बिना भी हो सकता है, जरूरत नहीं है विकेंद्रीकरण की। लेकिन जो विकेंद्रीकरण का अधिकार अंतरण के बिना संभव नहीं होता। किसके अंतरण? ये जो अंतरण है इसके बिना। भाई विकेंद्रीकरण जब मैं करूंगा तो मुझे अधिकार तो देने ही पड़ेंगे, और ज्यादा ही अधिकार देने, तो अंतरण तो हो ही गया। पर यदि अंतरकरण की बात करूं, अंतरण की बात करूं, तो अंतरण में विकेंद्रीकरण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अधिकार कम दिए जाते हैं। समझना बात को, क्लियर? प्रकृति, अधिकार अंतरण आवश्यक कार्य है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सभी कार्यों को अकेले नहीं कर सकता, इसलिए अलग अलग कार्य दे दिए जाते हैं। विकेंद्रीकरण एक ऐच्छिक नीति निर्धारित है, यह शीर्ष प्रबंधक के विवेक अनुसार किया जाता है। जब शीर्ष प्रबंधक समझ जाएगा कि भैया अब काम हम पर भी ज्यादा है और नीचे वाले काम अच्छे से कर नहीं रहे हैं क्योंकि उनको अधिकार मिले नहीं हुए हैं, तब वह विवेक का प्रयोग करके विकेंद्रीकरण कर देगा। क्लियर? आवश्यकता, यह प्रबंधकीय एवं दैनंदिनीय कार्यों के निष्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह एक ऐच्छिक व्यवस्था है तथा व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। स्थिति, यह एक प्रक्रिया है जिसका कार्य विभाजन के अनुसरण किया जाता है। यह शीर्ष प्रबंधक के द्वारा निर्धारित नीतियों का परिणाम है। अवधि, यह प्रायः अल्प अवधि के लिए होता है और यह दीर्घ अवधि के लिए होता है। इसको समझ लेना कि अधिकार अंतरण अल्प अवधि के लिए होगा और विकेंद्रीकरण दीर्घ अवधि के लिए होगा। एक प्रश्न तो आपका यहीं से निकल गया कि अल्प अवधि के लिए या दीर्घ अवधि के लिए। तो दोस्तों आज जो संगठन है हमारा वो समाप्त होता है। इसके बाद आप लोग जो 100 लाइनें हैं या लगभग में 150 लाइनें हैं संगठन वाले चैप्टर में, उसको आप लोग जरूर देख लें। वैसे तो 30 क्लासें महत्वपूर्ण है, उन सभी क्लासों को आप लोग जरूर देख लें, क्योंकि उनमें अगर देखा जाए तो अगर ऊपर 150 प्रश्न लिखा है तो दोस्तों मान के चलिएगा 170 प्रश्न से ज़्यादा ही हैं उसमें, है ना। ऐसा नहीं है कि 150 लिख दिए हैं तो अब 150 ही होंगे, ज़्यादा ही प्रश्न होंगे। उन सभी को आप लोग देख लेंगे, तो देखने से ये होगा कि यहाँ तो आपने पढ़ ही लिया है, अब जब उसका पूरा सार देख लेंगे तो और अच्छे से क्लियर याद हो जाएगा, है ना। चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास है उसको हम समाप्त करते हैं। हाँ, टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको जो PDF है वह टेलीग्राम पर ही प्राप्त होगी। चलिए दोस्तों, अपन आज की क्लास को समाप्त